Hello everyone. Now let's see section 19. Section 19 deals with inputs which are sent to job worker or capital goods which may also be sent to a job worker. तो बेसिकली होता क्या है, पहले आप इसका बैकग्राउंड समझ लो. हम एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, या एसएससी है. लेकिन ये एसएससी क्या है कि पूरा काम खुद नहीं करता, कुछ काम जॉब वर्कर से करवाता है. जॉब वर्कर यानी कि एक पर्सन जो हमारे बिहाफ में कुछ काम करके हमको वापस देगा. तो हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट्स लेके आ सकते हैं हमारे फैक्ट्री में या कैपिटल गुड्स, और ये जैसे ही अपने फैक्ट्री में आ गए तो हम इसका क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, और आईटी से अवेल करने के बाद हम उसको जॉब वर्कर के पास भेज सकते हैं फॉर फर्दर वर्क, सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग. इनपुट भी और कैपिटल गुड्स भी. जैसे कोई मशीन है, मशीन जॉब वर्कर के यहां पे यूज होगा, हमारे ही इनपुट्स जाएंगे और उसको उसके ऊपर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन लगता है, जॉब वर्कर के पास नहीं है, हमको ही लेके उसको देना पड़ेगा. तो मशीन हम खरीद के लाएंगे, आईटी से लेंगे और फिर जॉब वर्कर के यहां उसको भेज देंगे. अब वहां ऐसा है कि जॉब वर्कर के यहां जब भेजोगे तो यहां कोई क्रेडिट का रिवर्सल नहीं होता. यू डोंट हैव टू रिवर्स एनी क्रेडिट, यू कैन सेंड इट टू जॉब वर्कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जॉब वर्कर के यहां जब ये काम हो जाएगा इनपुट्स के ऊपर तो उसको रिटर्न करना है. कंडीशन यही है कि उसको रिटर्न करने का है. तो इनपुट्स का रिटर्न का टाइम 1 साल का होता है और कैपिटल गुड्स के रिटर्न का टाइम 3 साल का है. 3 साल में कैपिटल गुड्स वापस आना चाहिए. सपोज के फर्दर यूज है तो उसको पहले लेके आओ एक बार अपने फैक्ट्री में, फिर वापस भेज दो चालान बना करके, फिर 3 साल रखो, फिर लेके आ जाओ, फिर भेज दो, ऐसे चलते रहेंगे. लेकिन इनपुट्स प्रोसेस होने के बाद 1 साल के अंदर लौट के आ जाना चाहिए. तो इस तरह से सिंपल प्रोसीजर है. और नहीं आया तो फिर क्या होगा, नहीं आया अगर वापस तो ये मानेंगे कि ये तुमने जो रिमूव किया उस पर टैक्स लग जाएगा. तो यहां से जब ये रिमूव कर रहे थे अभी तो देखो टैक्स भरा क्या अपन ने, नहीं. लेकिन अगर ये वापस नहीं आएगा तो ऐसा मान लेंगे कि ये परमानेंट रिमूवल है, और ये जो दिन था जब आपने यहां से रिमूव किए थे 23 फरवरी को मान के चलते हैं, तो ये 23 फरवरी को तुमने रिमूव कर दिया, ये माना जाएगा. ये पता कैसे चलेगा 1 साल के बाद जब वापस नहीं आएगा. तो बैकडेटेड तुमको टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तुम पेमेंट तो गवर्नमेंट को 1 साल के बाद करोगे ना, लेकिन ये 1 साल का इंटरेस्ट भी तुमको लग जाएगा, ऐसा है. और कैपिटल गुड्स में 3 साल के बाद समझ में आएगा तो 3 साल का इंटरेस्ट लगा देंगे. भारी काम है. तो चलो ये देखते हम डिटेल में. बहुत ही सिंपल है. सेक्शन 19 रेड विथ इट्स रूल. तो देखो, द प्रिंसिपल शैल, तो जो असेसी है उसको प्रिंसिपल कहते हैं. जो गुड्स भेजेगा जॉब वर्कर के पास उसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल. तो उसका डेफिनेशन दिया है, प्रिंसिपल शैल subject to such conditions and restrictions as may be prescribed be allowed input tax credit on inputs sent to a job worker for job work. अपने को क्रेडिट मिलेगा, जॉब वर्कर क्रेडिट नहीं लेगा. क्रेडिट कौन लेगा, प्रिंसिपल लेगा. Then notwithstanding anything contained in clause B of subsection 2 of 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business. अब इस सेक्शन 16 में क्या लिखा है कि अपने पास आना चाहिए, फिजिकल रिसीट होना चाहिए गुड्स का. जब इनपुट्स हमारे पास आता है तो अपने को क्रेडिट मिलता है. लेकिन जॉब वर्कर के केस में लिखा है कि जो प्रिंसिपल है उसकी फैक्ट्री में अगर नहीं भी आया तो भी चलता है. कैसे, तो देखो ये मैंने आपको अभी बताया ना. तो एसएससी क्या करेगा, मैंने पहले केस में बताया कि इनपुट्स लेके आएगा, आईटी से लेगा, आने के बाद फिर जॉब वर्कर के पास भेजेगा. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. अपन ये जो इनपुट्स है या इवन कैपिटल गुड्स, इसको डायरेक्टली भी जॉब वर्कर के यहां भिजवा सकते हैं. कैसे, देखो प्रैक्टिकली सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉब वर्कर अपना दिल्ली में है, एसएससी जो है वो चेन्नई में है.
एसएससी चेन्नई का है, जॉब वर्कर दिल्ली का है, और इनपुट कहां से आ रहे हैं मालूम है? इनपुट आ रहे हैं पंजाब से। अब इनपुट अगर पंजाब से आ रहे हैं तो पंजाब से क्या अपन चेन्नई लेके जाएंगे और चेन्नई से वापस दिल्ली भेजेंगे? पंजाब से चेन्नई, चेन्नई से वापस दिल्ली, कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, नहीं ना। तो अपन क्या करेंगे, इनपुट्स या कैपिटल गुड्स पंजाब से लेंगे, परचेज तो अपन नहीं किया है, परचेज करके सीधा उसको जॉब वर्कर के यहाँ भेज देंगे दिल्ली बीच में, और प्रोसेसिंग के बाद फिर वो एसएससी के पास चेन्नई में आ सकता है। तो ये भी अलाउड है। तो यहां लिखा है कि सेक्शन 16 में हालांकि लिखा है कि इनपुट्स आएगा तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16, यानी कि इवन इफ द इनपुट्स आर नॉट रिसीव्ड बाय द एसएससी ही कैन अवेल द क्रेडिट। तो जैसे ही ये इनपुट्स या कैपिटल गुड्स यहां पहुंच जाएंगे जॉब वर्कर के पास, उस वक्त तुम यानी एसएससी यहां पर चेन्नई में उसका क्रेडिट ले सकता है। आए समझ में? तो उसको डायरेक्ट सप्लाई टू जॉब वर्क कहते हैं। तो 1 and 2 हो गए। फिर देखो क्या लिखा है, 3 में लिखा है कि where the inputs sent for job work are not received back। अब देखो रिसीव बैक होनी चाहिए ना, कितने समय में, इनपुट्स का टाइम कितना है रिसीव बैक होने का, 1 year, तो लिखा है इधर are not received back by the principal after the completion of job work or otherwise, or are not supplied from the place of business of job work in accordance with 143। अभी 143 सेक्शन बाद में आएगा, बहुत आगे है, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर है अपने कोर्स का, जो काफी आगे अपन पढ़ेंगे, सेकेंड मॉड्यूल में आएगा। उसमें क्या रहता है, ये जो डायरेक्ट रिमूवल है ना, उसको मैं बताता हूं आपको। देखो यही अपना चार्ट है ना। अब मैंने क्या बोला, देखो यहां से अपन भेज सकते हैं, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ अगर अपन डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि जॉब वर्क का जब काम हो जाएगा तो उसको लेकर के अपने पास आना है, अपने फैक्ट्री में आना चाहिए 1 साल के अंदर। दूसरी बात एक ये भी होती है कि मान लो कि दिल्ली में फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा चलो मैं डिटेल में आपको और समझाता हूं। देखो अलग अलग सिचुएशंस लेके बताता हूं। 3 सिचुएशंस होती है बेसिकली। एक ये प्रिंसिपल है, तीनों अलग अलग करके बताता हूं। ये इनपुट पहले अपने पास लेके आएगा, आईटीसी अवेल कर लेगा, फिर ये भेजेगा जॉब वर्कर के पास। जॉब वर्कर के पास प्रोसेसिंग होने के बाद इसको वापस लेके आएगा विद इन 1 year, 1 साल के अंदर वापस लेके आएगा। ये एक हो गया सिंपल। दूसरा कैसे होता है कि जॉब वर्कर के यहां अगर लास्ट प्रोसेस हो रहा है, वापस कब लाएंगे, ये कि जॉब वर्कर को बीच का प्रोसेस कर रहा है, वन ऑफ द मिडिल प्रोसेसेस, उसके बाद ये वापस लाएंगे, फिर इसकी फैक्ट्री में आगे काम होगा, आगे काम होके फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनेंगे, फिर ये रिमूव करेगा। ये एक केस हुआ। लेकिन मान लो कि अपन एक कोई ऐसी चीज बना रहे अपनी फैक्ट्री में जिसका आखिरी प्रोसेस जो होता है वो जॉब वर्कर के यहां होता है, तो अपन इनपुट्स लेके आए, पूरा प्रोसेसिंग कर डाला, जितने काम करने थे सब कर डाले, फिनिश गुड्स बन चुका है, सिर्फ पेंटिंग अपने यहां नहीं होता, तो पेंटिंग के लिए हमने जॉब वर्कर के यहां भेजा, गया। जॉब वर्कर के यहां जाने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया, सेल के लिए रेडी है, और जॉब वर्कर अपना दिल्ली में है, और अपने जो बायर्स है वो भी दिल्ली के हैं, नॉर्थ साइडर्स है, तो उसको पूरा वापस चेन्नई लेके आएंगे कि अपन चेन्नई में, ये बन गया है, अब बने हुए वापस चेन्नई लेके आएंगे, फिर उसको सेल करके दिल्ली भेजेंगे या नॉर्थ इंडिया में, नहीं, तो डबल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का ही कोई करना नहीं। तो अपन यहां से डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते क्या, यानी डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते क्या, आप पूछोगे, तो आंसर है यस कर सकते हैं। यहां से डायरेक्ट सप्लाई भी अलाउड है, तो वो लिखा है, तो वो सेक्शन 143 में अलाउड है, वो अपन देखेंगे बाद में। तो आप डायरेक्ट सप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन वो भी 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो या तो वापस ले आओ या डायरेक्ट सप्लाई कर दो, जो भी करना है, ये दोनों में से ये विद इन 1 year होना चाहिए। कहां से 1 year? यहां से जब हमने भेजा था वहां से 1 year में हो जाना चाहिए। तो इसमें 2 सिचुएशंस आ गई, एक वापस लाओ या फिर डायरेक्ट सप्लाई कर दो ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। दूसरा है कि ये प्रिंसिपल है, तो दूसरे में वो है कि अपन इनपुट्स अपने यहां लाएंगे ही नहीं, अपन इनपुट्स खरीदेंगे और एक डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहां पहले भेज देंगे,
तो ये कब होगा? जब जॉब वर्कर के यहां पहला प्रोसेस हो रहा है. इफ द जॉब वर्कर इज डूइंग द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, देन वील सेंड इनपुट्स डायरेक्टली टू जॉब वर्कर. और जॉब वर्क होने के बाद फिर उसको अपने प्रीमाइसेस में लेके आएंगे विद इन 1 ईयर. और फिर आगे जो भी प्रोसेसिंग करना है करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर उसको सप्लाई करेंगे. आए समझ में? वेरी गुड. ऐसे अलग अलग सिचुएशन हो सकती है. या ऐसा भी हो सकता है कि जॉब वर्कर के यहां ही कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है, अपने यहां कुछ हो ही नहीं रहा, तो इनपुट्स भेजेंगे जॉब वर्कर के यहां, प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद उसको डायरेक्ट रिमूवल कर देंगे. जो भी है 1 साल के अंदर होना चाहिए. तो बेसिकली दिमाग में फिट कर लो कि रॉ मटेरियल भेजने के 2 तरीके हैं और प्रोसेस होने के बाद लाने के भी 2 तरीके हैं. तो 2 तरीके कैसे भेजने के? एक अपन लाएंगे और फिर भेजेंगे, या एक डायरेक्ट भेज देंगे और वहां से जॉब वर्कर से वापस लाओ, या फिर वहां से डायरेक्ट रिमूव कर दो. आए समझ में? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. वेरी गुड. तो देखो अब लिखा है, क्या लिखा है कि इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क आर नॉट रिसीव बैक बाय द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज, यानी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन 1 साल खत्म होने आ रहा है तो वापस लेके आओ, ऐसा है. और अदरवाइज यानी जॉब वर्क हो जाएगा तो लेकर आओ, या नहीं भी हुआ लेकिन 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो उसके पहले लेकर आओ. जैसे लिखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज, और आर नॉट सप्लाइड डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्क इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज ए और बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 143, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर नहीं हुआ, वापस नहीं लाए या रिमूव नहीं कर दिए, इट शैल बी डीम्ड दैट सच इनपुट्स हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर. यानी इसको सप्लाई मान लेंगे, हैड बीन सप्लाइड, सप्लाई मान के टैक्स लगा देंगे, टैक्सेबल, टू द जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द सेड इनपुट्स वर सेंट आउट. जिस दिन हमारी फैक्ट्री से निकला उस दिन हमने सप्लाई कर दिया, ऐसा मानेंगे. लेकिन ये पता कैसे चलेगा? 1 साल के बाद. तो 1 साल के बाद जब पता चलेगा वो 1 साल पहले सप्लाई हो चुका था, तो टैक्स भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा. एंड प्रोवाइडेड दैट वेयर द इनपुट्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर, अगर डायरेक्ट वाला केस है, then period of 1 year will be counted from the date of receipt of inputs by the job worker. वहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट्स बाय जॉब वर्कर जो होता है, जॉब वर्कर के यहां जब पहुंचता है गुड्स, वहां से 1 साल गिनते हैं डायरेक्ट वाले केस में. हमने भेजा तो जब हमने भेजा तब गिनेंगे, और डायरेक्ट वाले केस में जब उसको मिला था जॉब वर्कर को, वहां से 1 ईयर देखेंगे. फिर उसके बाद सेम 1 2 3 जो थे वो 4 5 6 है कैपिटल गुड्स के लिए. 1 2 3 इनपुट्स के लिए थे, 4 5 6 कैपिटल गुड्स के लिए. एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी है. देखो, द प्रिंसिपल शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि अपन रूल में बाद में पढ़ेंगे, बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क. ये सेंट वाला केस है, पहले अपने आएगा फिर अपन भेजेंगे. दूसरा वो केस है डायरेक्ट वाला, तो लिखा है notwithstanding anything contained in B of 2 of 16, principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to job worker for job work without being first brought to the place of business. और तीसरा भी वही है. फिर 6 point is कितने दिन में वापस आना चाहिए. कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह भेज तो दिया है, कितने दिन में वापस आना चाहिए? तो देखो 3 साल. Where the capital goods sent for job work are not received back by the principal within a period of 3 years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker. यानी ये taxable supply मान लिया जाएगा. On the day when the goods were sent out, जिस दिन हमने भेजा था वहां से 3 साल के अंदर वापस आना चाहिए. नहीं आया तो सप्लाई मान के टैक्सेबल कर देंगे और साथ में इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा. और डायरेक्ट सेंडिंग वाले केस में कहां से गिनेंगे 3 साल? जब उसको कैपिटल गुड्स मिला था, जॉब वर्कर को रिसीव हुआ था. तो वो प्रोविजो भी सेम है. देखो प्रोविजो भी सेम है. प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कैपिटल गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर,
the period of 3 years shall be counted from the date of receipt by the job worker. लेकिन लास्ट में लिखा है नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 और 6 shall apply to molds and dies, jigs and fixtures or tools sent out to a job worker for job work. यानी कि ये जो सारे केस है मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स, इनको वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड टू ब्रिंग बैक. ऐसे लिख दो, नो नीड टू ब्रिंग बैक विद इन 1 or 3 years. नो नीड टू ब्रिंग, कोई जरूरत नहीं है वापस लाने की. इसको इनपुट्स या कैपिटल जो भी 1 या 3 years, उसमें कोई वापस लाने की जरूरत नहीं है. और एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है, प्रिंसिपल मींस द पर्सन रिफर्ड टू अंडर 143, जो सेक्शन अपन बाद में स्टडी करेंगे. फिर उसका रूल 45 दिया है, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर. तो वही चीज उसके अंदर रहती है, प्रोसीजरल पार्ट रूल्स में रहता है कि द इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स शैल बी सेंट टू जॉब वर्कर अंडर द कवर ऑफ चालान. कैसे भेजना है, प्रोसीजर क्या है, तो चालान बना के भेजना है. Issued by the principal, including where such goods are sent directly to job worker and where the goods are sent from one job worker to another job worker. The challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker. तो जब हम goods हमारे यहां से भेजेंगे या डायरेक्टली भेजेंगे तो दोनों ही केस में चालान बनाना पड़ेगा. और अगर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ जा रहा है तो वहां जो फर्स्ट जॉब वर्कर है वो चालान बना के सेकेंड जॉब वर्कर के यहाँ भेज सकता है. प्रोवाइडेड दैट द चालान इशूड बाय द प्रिंसिपल मे बी एंडोर्स्ड बाय द जॉब वर्कर इंडिकेटिंग देयर इन द क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स वेयर द गुड्स आर सेंट बाय वन जॉब वर्कर टू अनदर और आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट जॉब वर्कर के यहाँ से दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ भेजना है और उसमें चालान जॉब वर्कर बनाता है तो ठीक है, लेकिन अगर चालान प्रिंसिपल बना के भेज रहा है तो फिर जॉब वर्कर उसमें एंडोर्स कर देगा. तो उसने जो चालान यहाँ भेजा था उसको एंडोर्स करके वो आगे सेकेंड जॉब वर्कर के यहाँ भेज सकता है. तो एंडोर्समेंट क्या करेगा, दैट द गुड्स व्हिच हैव कम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल आर बीइंग सेंट टू सेकेंड जॉब वर्कर. तो जो चालान ओरिजिनली प्रिंसिपल ने इशू किया था उसको ही एंडोर्स करके ये आगे उसको सेकेंड जॉब वर्कर के यहां भेज सकता है. तो फिर उसको अपना सेकेंड चालान बनाने की जरूरत नहीं है. एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट द चालान एंडोर्स्ड बाय द जॉब वर्कर मे बी फर्दर एंडोर्स्ड बाय अनदर जॉब वर्कर इंडिकेटिंग देयरिन द क्वांटिटी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स आर सेंट बाय वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर और आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल. अब ये और एक स्टेप आगे कि फर्स्ट जॉब वर्कर ने चालान बना के सेकेंड जॉब वर्कर के यहाँ भेजा, सेकेंड जॉब वर्कर अगर थर्ड जॉब वर्कर के यहाँ भेज रहा है तो फिर फर्स्ट जॉब वर्कर का जो चालान सेकेंड वाले के पास है उसको एंडोर्स करके वो आगे थर्ड को दे सकता है. सो दिस इज ऑल मूवमेंट ऑफ चालान्स. देन द चालान इशूड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर शैल कंटेन द डिटेल्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 55. जो पूरे डिटेल्स रहते हैं, जीएसटी नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सेम चलेगा. तो ये अपन इनवॉइस का जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे अपन कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं उसमें. देन डिटेल्स ऑफ चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच टू जॉब वर्कर और रिसीव्ड फ्रॉम द जॉब वर्कर और सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर ड्यूरिंग अ क्वार्टर shall be included in form GST ITC 04. तो इतने सारे चालान्स के पूरे डिटेल्स ITC 4 में देने का है. क्वार्टर वाइज furnished for that period on or before the 25th day of the month succeeding the said quarter or within such further period as may be extended by the commissioner by notification in this behalf. तो क्वार्टर एंड होने के बाद 25 दिनों में ये ITC 4 जो है वो आपको भरने का है. Provided that any extensions of time notified by the Commissioner of State Tax or the Commissioner of Union Territory Tax shall be deemed to be notified by the Commissioner of Central Tax. यानी अगर स्टेट वाले ने एक्सटेंशन दे दिया है तो सेंट्रल वाले ने भी ऑटोमेटिकली दे दिया है, ये माना जाएगा. दिस इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन. And where the inputs or capital goods are not returned
to the principal within the time stipulated under section 143, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, it shall be deemed that such inputs or capital goods had been supplied by the principal to job worker. उसको सप्लाई मान लेंगे. अगर टाइम लिमिट के अंदर वापस नहीं आया, जो हमने देखा अभी, तो उसको अपन सप्लाई मान लेंगे. On the day when the said inputs or capital goods were sent out, किस दिन को सप्लाई मानेंगे? Not after expiry of the time period, but the original date when the goods were sent by the principal to the job worker. ओरिजिनल डेट जो था उसका सप्लाई मानेंगे. were sent out and the said supply shall be declared in GSTR1 and the principal shall be liable to pay the tax along with applicable interest. तो इसमें इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, इतने समय का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बाकी फिर एक्सप्लेनेशन है वो कोई काम का नहीं है, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं इसको. फिर एनालिसिस में तो वही दिया है, वापस से स्टेप वाइज दिया है, तो बहुत सिंपल है. तो देखो, द प्रिंसिपल कैन टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सेंट टू जॉब वर्कर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस. पहला रूल 45 के कंडीशन फुलफिल करो, तो उसके कंडीशंस वही है, चालान बना के भेजो. उसके बाद चालान रूल 55 के हिसाब से बनना चाहिए. फिर उसके पूरे डिटेल्स अपन ITC 04 में सबमिट करेंगे एवरी क्वार्टर 25 दिन के अंदर. और अगर वापस नहीं आया एक साल में, तो उसकी डिटेल्स GSTR1 के अंदर डिस्क्लोज करेंगे. और फिर उसके बाद यह कि एक साल में वापस लाने का है, तो वही है, सब सिंपल पॉइंट्स रहते हैं. और उसके अंदर वही दिया, देखो चार्ट में भी जो मैंने आपको पहले बना के बताया था कि एक तो अपन डायरेक्टली भेज सकते हैं जॉब वर्कर के पास, दूसरा इनपुट्स पहले प्रिंसिपल लेके आएंगे और फिर यहां से भेजेंगे. जो भी केस है, अगर यहां से अपन ला रहे तो ITC यहीं पे ले लेंगे, यहां पे ITC अवेल कर लेंगे. और अगर डायरेक्ट भेज रहे हैं तो जब इसको पहुंचेगा तब अपन यहां पे ITC अवेल कर सकते हैं. ITC प्रिंसिपल ही लेगा जब ये गुड्स जॉब वर्कर के पास पहुंच जाएंगे. तो देखो, प्रिंसिपल कैन अवेल क्रेडिट. फिर यहां प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी है उसको एक साल के अंदर रिटर्न करना है, या यहां से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं. डायरेक्ट रिमूव भी कर सकते हैं आप. रिमूवल यानी उसको सप्लाई बोलते हैं, तो मैं सप्लाई लिखूंगा. डायरेक्ट सप्लाई भी अपन कर सकते हैं. और अगर ये एक साल के अंदर नहीं हुआ तो फिर वही पेमेंट करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. उसी तरह से कैपिटल गुड्स का है. कैपिटल गुड्स में डिफरेंस ये है कि 3 साल है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी सब कंडीशन सेम है. और उसका भी दिया है, देखो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, या अपन पहले ला करके फिर उसको यहां से भेज सकते हैं. 3 साल के अंदर वापस लाना है, नहीं आया तो उसको अपन क्या मानेंगे? डीम टू बी रिमूव्ड, डीम टू बी सप्लाइड, और टैक्स लग जाएगा. फिर इस पे सिंपल 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो भी आप पढ़ लेंगे. मोल्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स को नहीं लगता, वेरी सिंपल, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है. नहीं पढ़ोगे तो भी आपको आता ही है, बट रीड वंस. वेरी गुड. तो ये लेक्चर यहाँ अपन एंड करेंगे, और फिर लास्ट लेक्चर इसका अपन देखेंगे सेक्शन 20, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्रेडिट का.